किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख कृषि समाचारों पर। भाव घटने से शहद निर्यात का गणित बिगड़ा, गन्ने से एथेनॉल और बिजली उत्पादन पर जोर, ऑर्गेनिक खेती से लहलाएंगे खेत, खरीफ फसलों की बुआई 992 लाख हेक्टेयर के पार, पशु चारा विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन और देश में 2.4 करोड़ टन दलहन उत्पादन की योजना। अब कृषि समाचार विस्तार से। विश्व में शहद की अधिक खपत करने वाले देशों में अधिक उत्पादन के चलते सही मूल्य न मिलने से स्थानीय शहद उत्पादकों का गणित गड़बड़ा गया है। पिछले 3 साल से उत्पादकों को औसतन 140 रुपए प्रति किलो का दाम मिल रहा था। इस बार यह कम होकर 70 रुपए प्रति किलो रह गया है। भारत से बड़ी मात्रा में शहद अमेरिका, दक्षिण अमेरिकन देशों, यूरोप के देशों, मिडिल ईस्ट आदि को निर्यात किया जाता है। इस बार कनाडा, अर्जेंटीना आदि देशों में शहद का बम्पर उत्पादन हुआ है। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा शहद निर्यातक देश है। ऐसे में भारतीय निर्यात में काफी कमी आई है। शहद की क्वालिटी के मामले में भारत नंबर 1 है। देश में पैदा होने वाले शहद का 70% तक विदेशों में निर्यात किया जाता है। सरसों से बनने वाला शहद 100% निर्यात होता है। ये शहद जम जाता है, जबकि बेरी से पैदा होने वाला शहद अरब देशों में जाता है। वे इसकी खरीद के लिए इन दिनों भारत का रुख करते हैं। तो वहीं सफेदे और सूरजमुखी के शहद की भी अरब देशों में अच्छी मांग है। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अब चीनी कम का नारा गूंजेगा। यहाँ की चीनी मिलों में अब चीनी कम और एथेनॉल व बिजली के उत्पादन पर ज्यादा जोर होगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ ने पहल कर दी है। वर्ष 2011-12 में सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों में 10 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा था। वर्ष 2015-16 में ये उत्पादन 47 लाख लीटर पर पहुंच गया है और अब इसे 100 लाख लीटर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। मिल संघ ने दावा किया है कि वाहनों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग अब 5% तक हो गई है। चीनी मिल संघ का दावा है कि ब्लेंडिंग बढ़ने से किसानों को बदहाली से आजादी मिल सकती है। अभी प्रदेश की मिलों में गन्ने के शीरे से ही चीनी पैदा की जाती है। गन्ने के रस से बन रहे शीरे से एथेनॉल भी बन रहा है, लेकिन वे दिन दूर नहीं जब सीधे गन्ने के रस से ही एथेनॉल बनाया जा सकेगा। वह दिन दूर नहीं जब बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक खेती का हब बनेगा, वह भी बिना किसी बाहरी सहायता के। राज्य सरकार ने पूरे बुंदेलखंड को रासायनिक खेती की जगह ऑर्गेनिक जैविक खेती के हब के रूप में विकसित करने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बुंदेलखंड के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें किसान अपना बीज, अपना खाद व अपना ही कीटनाशी उपयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने देश में पशु चारा विकास के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति के गठन का निर्णय लिया है। समिति की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग के सचिव करेंगे। इसके अलावा एक तकनीकी समिति भी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर विज्ञान संस्थान के निदेशक करेंगे। ये निर्णय एक समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान देश में उपलब्ध संसाधनों के तहत पोषक चारा विकास के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। देश में दालों की किल्लत, जमाखोरी और मूल्य वृद्धि की समस्या से जूझ रही सरकार ने अब इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने तथा 2020-21 तक 2 करोड़ 40 लाख टन दलहनों की पैदावार की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग संयुक्त रूप से दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक कार्य योजना पर काम कर रहे हैं और 2017-18 में दलहनों का उत्पादन 2 करोड़ 10 लाख टन करने का लक्ष्य तय किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 30 से 40 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में दलहनों की खेती को बढ़ावा देने और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं, आलू तथा सरसों की फसल के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लेने की योजना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में धान की फसल लेने के बाद पड़ती छोड़ी जाने वाली जमीन में मसूर एवं काबुली चने की खेती को बढ़ावा देने तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में धान की फसल लेने के बाद खाली छोड़ दिए जाने वाले खेतों में मूंग या उड़द की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में सालाना लगभग 2 करोड़ 30 लाख टन दालों की जरूरत है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से दलहनों के उत्पादन 1 करोड़ 70 लाख टन से 1 करोड़ 90 लाख टन के बीच ही हो पाता है। दालों की कमी को पूरा करने के लिए करीब 30 से 40 लाख टन दालों का आयात किया जाता है
और अब आइए रुक करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज और सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1740 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1635 रुपए, आगरा में 1660 रुपए और हरदोई की मंडी में 1660 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चना लखनऊ की मंडी में 7800 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 8300 रुपए, आगरा में 8660 रुपए और हरदोई की मंडी में 7270 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2425 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2400 रुपए, आगरा में 2250 रुपए और हरदोई की मंडी में 2240 रुपए के भाव से बिका। अरहर लखनऊ की मंडी में 8700 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 7000 रुपए, आगरा में 7700 रुपए और हरदोई की मंडी में 7800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। उड़द लखनऊ की मंडी में 11900 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 10100 रुपए, आगरा में 8200 रुपए और हरदोई की मंडी में 10450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। मूंग लखनऊ की मंडी में 9200 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 4500 रुपए, आगरा में 4980 रुपए और हरदोई की मंडी में 5100 रुपए के भाव से बिका। मसूर लखनऊ की मंडी में 7540 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 6550 रुपए, आगरा में 6720 रुपए और हरदोई की मंडी में 7140 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। आलू लखनऊ की मंडी में 1730 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1430 रुपए, आगरा में 1410 रुपए और हरदोई की मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 930 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1050 रुपए, आगरा में 840 रुपए और हरदोई की मंडी में 980 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। लहसुन लखनऊ की मंडी में 9500 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 8150 रुपए, आगरा में 8000 रुपए और हरदोई की मंडी में 8200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर लखनऊ की मंडी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1200 रुपए, आगरा में 1450 रुपए और हरदोई की मंडी में 1480 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। अदरक लखनऊ की मंडी में 4300 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 5850 रुपए, आगरा में 4000 रुपए और हरदोई की मंडी में 4200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैगन लखनऊ की मंडी में 1200 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1700 रुपए, आगरा में 1500 रुपए और हरदोई की मंडी में 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। केला लखनऊ की मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2550 रुपए, आगरा में 2580 रुपए और हरदोई की मंडी में 2300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया।
मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात में हमें अपने पशुओं की विशेष रूप से देखभाल करनी होती है। बरसात में कभी कभी दो स्थितियां किसानों के सामने हो जाती हैं। एक वो स्थिति होती है जहां पर चारे की अधिकता होती है और साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलभराव हो जाता है या बरसात ज़्यादा हो जाती है तो वहां पर चारे की समस्या हो जाती है। इस समय हम अपने पशुओं के लिए चारा प्रबंध किस तरह से करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रामजी गुप्ता, सह प्राध्यापक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरा चारा क्यों जरूरी है? देखिए, होता क्या है किसान भाइयों, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो गाय, भैंस और भेड़ बकरी हैं, ये 4 तरह के ऐसे जानवर हैं जो जुगाली करने वाले हैं, मतलब पागुर करते हैं। और इनका जो पेट होता है वो हमारे पेट से थोड़ा अलग होता है। जैसे हम लोग सीधे मुंह में खाते हैं और पेट में पचने चला जाता है, लेकिन इनके पेट के 4 भाग होते हैं। अच्छा। और इनके जो एक पेट में र्यूमन नाम के जो आमाशय का एक भाग होता है, उसमें ये क्षमता होती है कि वो सूक्ष्म जीव उसमें ज्यादा पाए जाते हैं और उसके द्वारा वो अपने लिए बेहतर उत्पाद जो आप चारा खिलाते हैं उससे तैयार कर लेते हैं। और किसान भाइयों की जो हरा चारा देते हैं आप, उससे वो अपने लिए विभिन्न प्रकार के दूसरे पदार्थ जैसे कुछ विटामिन हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, इन सारी चीजों का निर्माण वो स्वयं कर लेते हैं। इसलिए जो है जो हमारे जानवर हैं इनके लिए हरा चारा नितांत आवश्यक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा और आप भी जानते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिनके पास इसमें पर्याप्त हरा चारा जी है, जी मतलब चरी है या इस तरह की तमाम फसलें लगी हुई हैं। तो अगर चारे की अधिकता है, हरे चारे की अधिकता है, तो किस तरह से चारा प्रबंधन करें कि ज्यादा दिन तक मिलता है? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है ये, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हमारे प्रदेश में भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर जल भराव की स्थिति आ गई है। किसान भाई हमारे जो जागरूक रहे हैं वो पहले से ही उन्होंने हरे चारे का पूरा फसल लगा रखा है, लेकिन जो चरी की फसल लगी है उस खेत में जहां पानी भरेगा तो वो सड़ने लगती है, या कह सकते सूख जाएगी। तो ऐसी दशा में किसान भाइयों, अगर हमारे पास हरा चारा ज्यादा मात्रा में है और उसको नुकसान से बचाना है तो हम उस चारे से साइलेज बना लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये साइलेज बनाया कैसे जाता है? हाँ, ये साइलेज जो होता है इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि हम चारे का अचार बना लेते हैं। अच्छा। जैसे कि हम लोग सामान्य अचार बनाते हैं मर्तबान में, तो इसको हम मर्तबान में नहीं बनाते हैं। इसके लिए हम ये क्या करते हैं कि लगभग 1 मीटर गहराई का एक गड्ढा खोद लेते हैं और इसको 2 तरह से बना सकते हैं। यदि हम पक्के गड्ढे बना लें तो उसमें चारे की थोड़ी सी हानि कम हो जाती है, लेकिन वो परमानेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो कच्चे गड्ढे भी खोद करके उसमें भी साइलेज बनाने का काम करते हैं। इसका जो तरीका है कि जो हमारी कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे मीठे चारे हैं, अच्छा, उनका हम सफलतापूर्वक इसमें प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, वो चारे कौन कौन से? जैसे हमारा मक्का है, ज्वार है और ये आपकी बाजरे की चरी, इन चीजों का यही मौसम, इस मौसम में हमारे अच्छे चारे होते हैं। अब जो हमने गड्ढा बनाया, तो गड्ढा बनाते समय इस बात का हम ध्यान रखें कि वहां पर जल भराव की स्थिति न हो, थोड़ा सा ऊंचाई पर हो और पानी
कम से कम वहां पर जा पाता हो। अच्छा। तो ये जो गड्ढे की हम जो चौड़ाई है लगभग 1 मीटर की और गहराई 1 मीटर करते हैं, लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपके पास चारा कितना उपलब्ध है हरा वाला। जी। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे जो चारा हमारा जो करीब फूल आने की स्थिति में आ गया है, आजकल यही चल रहा है, तो इसको हम काट लेते हैं और काटने के बाद इसकी हम कुट्टी काटते हैं। जो कुट्टी काटते हैं तो उस समय होता है कि लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का एक कुट्टी होनी चाहिए, मतलब जितना छोटा चारा रहेगा तो उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। अच्छा। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर गड्ढे में भरते रहते हैं। गड्ढे में जब भरेंगे तो वहां पर एक सावधानी ये रखनी है कि इसको हम खूब दबा दें और गड्ढे को एक बार में ना भरे, कम से कम 3 से 4 बार में भरें और हर बार जैसे परत डालें हम चारे की तो उसको खूब अच्छी तरह से दबाएं। तो दबाने से क्या होगा कि जो चारे में जहां पर भी ऑक्सीजन की मात्रा है वो सारी की सारी दब करके बाहर निकल जाए। जी। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे गड्ढे को पूरी तरह भरते हैं और भर के जो सामान्य हमारा धरातल होता है गड्ढे का उससे लगभग 1 फीट ऊपर तक बढ़ा देते हैं। अच्छा। जब गड्ढा पूरी तरह भर जाए तो भरने के बाद हम इसको जो है पूरा मिट्टी से लेपित कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेपित करने से ये रहता है कि बाहर की हवा अंदर न प्रवेश कर पाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी तो फिर वहीं पर फफूंदी लग जाएगी और हमारा जो चारा जो हम साइलेज बना रहे हैं उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसके बाद होता क्या है कि जैसे जैसे इसमें किण्वन की क्रिया होती है तो वो ऊपर का जो हमने ऊपर 1 फीट करीब उठाया था तो वो नीचे दबता जाता है। तो जैसे दबता है आप पुनः जो है मिट्टी लेपित करके उसकी दरारों को पूरी तरह से भर दें। इसके बाद लगभग 1 महीने के बाद ये हमारा चारा बिल्कुल तैयार होता है खिलाने के लिए और ये उस समय तैयार होता है जैसे अभी आपने बताया ना कि हरे चारे की अधिकता है, पर्याप्त मात्रा में अधिकता भी कह सकते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास चारे की अभाव हो जाता है, हरे चारे का, जब ये फसल खत्म हो जाती है तो अभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इस चारे का उपयोग कर सकते हैं और इसके खिलाने का तरीका ये होता है, चूंकि इसका जो इसमें अम्लता की मात्रा जो अच्छी हमारी साइलेज सबसे अच्छी तैयार होती है उसमें अम्लता का प्रतिशत 3.5 से 4.2 तक होता है। अगर इससे ज्यादा अम्लता आती है तो साइलेज खिला तो सकते हैं लेकिन उतनी पौष्टिकता नहीं होती, गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इसको खिलाने के लिए भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसमें ये सावधानी रखें कि एक तरफ से आप जैसे गड्ढे से खोलेंगे तो एक तरफ से आप गड्ढा खोलिए, पूरा गड्ढा नहीं खोलना है जहां पर आपने साइलेज बनाया है, और एक तरफ से आप साइलेज को निकालिए। निकालने के उपरांत साइलेज को थोड़ी देर के लिए आप फैला दें। फैलाने से क्या होगा, जो एक्सेस जो उसकी अधिक मात्रा में गंध है एसिटिक एसिड की या ब्यूटाइक एसिड की, तो वो गंध निकल जाएगी। और उसके बाद चारे में थोड़ा सा मिलाइए, मतलब धीरे धीरे इसमें जो है जानवर को अभ्यस्त करिए, अचार की तरह से। और जब जानवर हमारा अभ्यस्त हो जाए तो उसके बाद हम इसको पूरी तरह से साइलेज पर ले आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि जहाँ चारे की अधिकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे किसान भाइयों के लिए, उन किसान भाइयों के लिए कि जहाँ पर इसमें बाढ़ आई हुई है, ज्यादा पानी बरस गया, जलभराव हो गया है, तो वहाँ पर हरे चारे की अनुपलब्धता हो गई है। तो उस समय जो हमारे किसान भाई हैं अपने पशुओं को किस तरह से पौष्टिक चारा दें? यहाँ पर एक चीज और आती है कि किसान भाइयों, जैसे आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में आप हरे चारे की सप्लाई नहीं कर पाते हैं तो दूध में थोड़ी कमी आ जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन जब आप हरे चारे की पर्याप्त मात्रा जानवरों को दे दे, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये सब कुछ वही सूक्ष्म जीवों के आधार पर है, तो हरा चारा नितांत रूप से आवश्यक है। अब जानवर तो नहीं जानता कि हमारे लिए आपातकाल चल रहा है, कि हमारे समय बाढ़ चल रही है। तो ऐसी दशा में आप इतना केवल करिए कि जो हमारे पेड़ बहुत मदद करते हैं इसमें। अच्छा। तो इनमें जैसे हमारा एक बरगद है, गूलर है, पाकड़ है, या कहीं पर हमारे बांस की पत्तियां मिल जाती हैं। इन चीजों को हम ले लें और ले करके इनकी कच्छे से कुट्टी काटने, क्योंकि होता क्या किसान भाइयों है कि ये जो हमने आपको पेड़ बताए हैं, इनको अगर हम बांस को छोड़ दें तो बाकी जितने भी पेड़ हैं, अगर आप इनकी पत्तियों को तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलता है, दूध वाले पेड़ कहे जाते हैं। जी। और इनमें जो प्रोटीन की मात्रा है सब में लगभग 10% या 10% से ज्यादा ही है। तो अधिकतम प्रोटीन मतलब यह है कि चारे का ये बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट है। और इनकी कुट्टी काट करके यदि हम जानवरों के चारे में मिला देते हैं तो ये हरे चारे के सब्स्टिट्यूट के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हरे चारे का अच्छा विकल्प है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उस समय चूंकि हमारे खेतों में पानी भरा रहता है, ना तो हम घास काट पाते हैं, ना घास निकाल पाते हैं, तो
चूंकि पेड़ में पत्तियां आसानी से मिल सकती हैं, डॉक्टर साहब वो घास कई बार नुकसानदायक होती है, और ये जो पत्तियां हैं काट करके हम कुट्टी मिला देते हैं तो ये पूरा हरे चारे का रूप ले लेती हैं और हरे चारे की कमी भी नहीं आती है। अब होता क्या है कि चूंकि खेतों में पानी भरा रहता है तो हमको नहर मिलती है जो कि थोड़ा ऊंचाई पर होती है और वहां पर वो बड़ी बड़ी घास सी होती है, और किसान भाई चूंकि क्या करें, अब जानवर को खिलाना भी आपको होता है, थोड़ा सा रहता है, हरा चारा देना भी है, तो ऐसे में आप लोग उस घास को काट लाते हैं और अनजाने में ही जानवर को हम कुछ न कुछ रोग सौगात में दे देते हैं उस घास के माध्यम से। क्योंकि होता क्या है कि जब हम घास काटते हैं तो चूंकि इसमें बरसात का मौसम चल रहा है तो बहुत सी जो है अवांछनीय घासें भी उसमें शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल, कुछ कीड़े इस तरह के आ जाते हैं, जैसे घोंगे आ जाते हैं, घोंगे चढ़ जाते हैं ऊपर हैं, उसी घास में लिपट के आ जाते हैं और हम काट के खिला देते हैं। अब जैसे कुछ अवांछनीय जो घास आ जाती है तो इस समय यदि हम जानवरों को बाहर चरने के लिए किसी तरह भेज देते हैं, नहर की पटरी पर इस तरह चरते हैं, या हम अनजाने में घास काट लाते हैं, तो इसका असर आप जानवरों के दूध में भी देखते हैं। अच्छा, क्योंकि दूध का जो टेस्ट अमूमन हम लोग मीठा मानते हैं, तो अगर बरसात के दिनों में जो जानवर आप चरने के लिए भेजते हैं या जिसको आप घास काट करके खिलाते हैं तो उसके टेस्ट में आप जो है थोड़ा सा अंतर पा जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या दूध पतला भी हो जाता है? नहीं, पतला तो नहीं कह सकते इस तरह से। देखिए, जो दूध का हमारा एक नेचर है तो वो तो कंपोजिशन बराबर रहता है। लेकिन एक हमारा वो सिस्टम आ जाता है कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होती है। तो होता क्या है कि वसा की मात्रा थोड़ी सी दूध में डाउन मारती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो हम बात कर रहे थे हम लोग कि हरे चारे पर जब भी हम जानवरों को दें तो कम से कम ये देख लें, जहां से घास निकाल रहे हों, अगर मान लीजिए पेड़ का नहीं प्रबंध हो पा रहा है तो वहां पर हम जो है जो घास निकालें तो वहां ये देख लें कि किसी तरह की अवांछनीय घासें ना हो, और जो घास हम जानवरों के लिए काट के लाए हैं वो घोंगे वगैरह भी ना हो, क्योंकि जब ये घोंगे अनजाने में आप जानवर खिला देते तो उससे उनका पेट खराब होता है। और इस बरसात के दिनों में सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान भाइयों, आप दाने का भी उचित प्रबंध करते रहे। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी बात है कि दाना की क्या मात्रा होनी चाहिए। जो दाने की मात्रा की हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसमें कम से कम आपको 1 किलोग्राम दूध अगर आपका जानवर दे रहा है, भैंस है आपके पास, तो लगभग आपको जो है 600 ग्राम दाना देना चाहिए जी। और इसी के अकॉर्डिंग आप कर लें, या इस तरह से आप अंदाजा लगा लें मोटा मोटा कि यदि आपकी भैंस है और 2.5 लीटर दूध दे रही है तो आपको 1 किलो दाना निश्चित रूप से उत्पादन के लिए देना है। साथ ही साथ 1 किलोग्राम आपको जीवन निर्वाह के रूप में दाना देना चाहिए। यदि कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए कि 10 लीटर आपका जानवर अगर दूध दे रहा है तो लगभग उसको 5.5 से 6 किलो दाना एक दिन में आपको देना चाहिए, भूसा और हरे चारे के अतिरिक्त। जी, तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस बीच प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में 11 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलती रही। अधिकतर क्षेत्रों में आसमान में घने बादल छाए रहे। राज्य के पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई, जबकि पूर्वी भागों में मौसम आमतौर पर सूखा रहा। उधर सोमवार से ही राजधानी व आसपास के क्षेत्रों में आसमान पर बादलों के साथ धुंध सी छाई रही। कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में दिन व रात के तापमान में कमी हो सकती है। आसमान पर बादल छाए रह सकते हैं, कुछ स्थानों पर बौछारें भी पड़ सकती हैं। प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।